की बड़ी हवेली आज दुल्हन की तरह सजी थी। हवेली का वारिस निखिल आज अपनी पढ़ाई पूरी करके यूएसए से वापस आ रहा था। उसकी बड़ी माँ कल्याणी देवी हवेली के गुप्त कमरे में घूप अंधेरा कर मोमबत्ती की रोशनी में पूजा को अंजाम दे रही थी। उसके सामने रखी हुई मूर्ति आधे मानव और आधे चमगादड़ की थी। अब बस मेरे इंतजार का फल पूरा होने वाला है। जैसे ही निखिल इस घर में आएगा, कुछ दिनों के बाद उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करके उसकी कोख से जन्म लेने वाला पहला बच्चा आपको अर्पित करूंगी। बस कुछ दिन और। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी व्हीलचेयर पर बैठा लगभग 25 वर्षीय युवक ने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया। रोहन, ये तुम हो, है ना? तुम्हें पता है ना, हमारी पूजा के बीच हमें विघ्न पसंद नहीं है। क्यों आए हो? माँ, वो निखिल आ गया। जैसे ही कल्याणी के कानों में यह खबर मिली कि निखिल आ चुका है, वह तुरंत अपनी पूजा को छोड़कर वहां से उठ खड़ी हुई और दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को अनदेखा कर निखिल से मिलने के लिए बेताब थी। अपनी माँ को इतना बेताब देखकर रोहन जल भून गया। माँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरी माँ होने के बावजूद भी आप निखिल को बहुत प्यार करते हो। मगर जब मुझे आपकी जरूरत थी, आपने अपना पूरा समय निखिल को दिया। आज भी निखिल के सामने आप मुझे अनदेखा कर रही हो। मैं बदला लूंगा। हाँ। खुद से बातें करते हुए उसने जैसे उस कमरे के अंदर देखा, उस कमरे के अंदर रखी हुई मूर्ति की आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी। मूर्ति में से आवाज आई, रोहन इधर आओ। रोहन सम्मोहित होकर उस कमरे के भीतर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ जैसे ही कल्याणी देवी निखिल का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुंची, गुस्से में उनका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि निखिल अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसकी सहेली त्रिशा भी थी। ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? सरप्राइज बड़ी माँ, ये त्रिशा है, इस घर की बहू, आपकी बहू। स्वागत नहीं करोगे इसका? ये क्या कह रहे तू? तूने शादी कर ली? तुझे पता है ना, जायसवाल खानदान और उसकी रस्मों के बारे में, ये बाहरी लड़की उन रस्मों को नहीं निभा पाएगी। आप सही कह रहे हो बड़ी माँ, मगर अभी इसे कोई नहीं बदल सकता। यही जायसवाल खानदान की बहू है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं। कहते हुए वो पीछे हट रही थी। तभी रोहन व्हील चेयर पर बैठा हुआ वहाँ पर आ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, दैट्स नॉट फेयर माँ। भाभी का स्वागत करो, अपनी बहू का स्वागत करो माँ। तुम तो बरसों से निखिल की शादी का इंतजार कर रही थी, अब जब उसकी शादी हो गई है तो क्यों पीछे हट रही हो? कहते हुए उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। वो त्रिशा को घूरते हुए देख रहा था। उसके मन में त्रिशा को पाने की चाहत जन्म ले चुकी थी। कुछ पल में कल्याणी देवी ने खुद को संभाला और उन्होंने त्रिशा को दरवाजे पर खड़े रहने के लिए कहा और खुद उसके स्वागत की तैयारी करने लगी। देखो बहू, इस घर में बहू के स्वागत की रस्में कुछ अलग हैं। तुम्हें कुछ अटपटा लग सकता है, मगर हम बरसों से चली आ रही हमारे पुरखों की रीत को नहीं छोड़ सकते। कहते हुए उन्होंने एक थाली में राख घोली और उससे त्रिशा को घर की दीवालों पर अपने हाथ की छाप लगाने के लिए कहा। घर की दीवार पर काले हाथों की छाप लगा। जमीन पर अपने काले पैरों की छाप लेते हुए वह घर के भीतर दाखिल हो गई। घर में कहीं भी भगवान की पूजा का कोई कमरा नहीं था। उसे केवल निखिल की माँ पिताजी की तस्वीर के धोख देने के लिए कहा गया। त्रिशा ने जैसे ही निखिल की माँ की तस्वीर को धोख दी, उसके हाथों पर कुछ गर्म चीज का एहसास हुआ। उसने ध्यान से देखा तो वो खून की बूंदें थी। उसने तस्वीर की तरफ देखा तो तस्वीर से खून के आंसू निकल रहे थे। खून? खून? कहाँ है खून? वो तस्वीर में से खून निकल रहा है। त्रिशा के कहने पर जब निखिल ने तस्वीर की तरफ देखा तो वहां पर कोई खून नहीं था। वो हंसते हुए बोला, लगता है सफर के दौरान तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। तुम जाकर आराम करो, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। निखिल और कल्याणी देवी वहीं हॉल में बैठे बातें करने लगे। निखिल के यूं बिना बताए शादी कर लेने के कारण कल्याणी देवी उससे नाराज थी, मगर निखिल अपनी चिकनी चुकड़ी बातों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। उन सब बातों के बीच वहीं पर बैठा रोहन खुद को उपेक्षित महसूस कर अपने व्हीलचेयर के साथ वहां से निकलकर खुद को उस पूजा के कमरे के अंदर बंद कर लिया। अब बहुत हुआ माँ, जैसे तुमने छोटी माँ को अपने रास्ते से हटाया था, अब मैं तुम्हें
और निखिल को अपने रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए त्रिशा भाभी, नहीं, त्रिशा को अपना बना लूंगा। कहते हुए उसने वहां पर रखे हुए अपनी माँ के काले कपड़े पहने और पूरे शरीर पर भस्म लगाकर पूजा शुरू कर दी। दूसरी तरफ कमरे में अकेली बैठी हुई त्रिशा निखिल का इंतजार करते हुए वहीं पर सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसकी आंखों के आगे कल्याणी देवी खड़ी थी। सुबह के 7 बज चुके हैं। घर के सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और आप अब तक सो रही हैं। उठिए, जायसवाल खानदान की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती हैं। समझी, आपने भले ही हमें बिना बताए शादी कर ली, मगर घर के बड़े होने के नाते कुछ रस्मों को पूरा कराना हमारा फर्ज है। तैयार होकर आइए, नीचे आपका इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ रोहन अभी भी उस पूजा के कमरे में था। उसके हाथ में 2 गुड़ियां थी जिनके ऊपर वो तंत्र क्रिया कर रहा था। इधर त्रिशा जब नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर जब नीचे पहुंची तो उसे देखकर कल्याणी देवी नाराज होकर बोली, बहू, कितनी देर लगा दी तुमने तैयार होने में? यहाँ पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कल्याणी के कहने पर त्रिशा ने जब उन लोगों को गौर से देखा तो सारी औरतें घूंघट में थी और उसके आते अजीब तरह से रोने लगी, मानो शादी की रस्में नहीं बल्कि किसी के मरने का मातम मना रही हो। सभी त्रिशा को बीच में बैठाकर उसके आसपास घूमने लगी। वे कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर पानी की छींटे डाल रही थी। कुछ देर के बाद उन लोगों ने त्रिशा के बालों को पकड़ा और उसके बालों का कुछ हिस्सा काट दिया। ये क्या? आप लोगों ने मेरे बाल क्यों तोड़े? जो हो रहा है उसे होने दो, खामोश रहो। उसके बालों को काटकर उन लोगों ने जैसे ही उसके बालों को जलाया, वहां धुआं ही धुआं हो गया। त्रिशा को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। कल्याणी देवी ये देख मुस्कुरा रही थी और त्रिशा के बेहोश होने का इंतजार कर रही थी, मगर उसके पहले ही वो खुद खून से नहा गई। पूजा के बीच में विघ्न पड़ने से त्रिशा का सम्मोहन टूट गया। दीदी, क्या हुआ ये? कल्याणी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। असल में ये रोहन की पूजा का नतीजा था। रोहन के हाथ में जो गुड़िया थी उसने उसे खून से स्नान कराया था। रोहन उस पूजा के कमरे में अपनी पूजा पूरी होने पर हंस रहा था। वहीं कल्याणी देवी और उसके साथियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। कहीं कोई आप पर भी तो? वो महिला कुछ कहना चाह रही थी मगर अपने सामने त्रिशा को देखकर खामोश हो गई। कल्याणी देवी ने उसे गुस्से से देखा। अब आप लोग जाइए, बची हुई रस्में हम लोग कल पूरी करेंगे। कल्याणी के कहते ही वे सभी औरतें तुरंत वहां से चली गईं। त्रिशा गुस्से में अपने कमरे में पहुंची तो वहां पर निखिल पहले से ही मौजूद था। निखिल को देखते ही त्रिशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या रस्मों के बारे में बोल रही हो? हाँ, कैसी रस्में हैं? बस 1-2 और ही रस्में बाकी है, उसके बाद हम दोनों वापस यूएसए चले जाएंगे। दूसरी तरफ कल्याणी देवी अपने कमरे में नहाने धोने के बाद तुरंत अपनी पूजा के कमरे में पहुंची तो वो कमरा पूरी तरह से फैला हुआ था। हमारे पीछे हमारे कमरे में कौन आया? एक तरफ तो ना जाने किस लड़की को लाकर हमारे सर पर बैठा दिया, ऊपर से हमारा ही कोई हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। मगर कौन? इस कमरे के बारे में रोहन और हमारे कुछ खास लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। कौन हो सकता है जो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है?